नहीं, जबड़े तोड़ने में इनको 10 साल, कितना साल लगेगा ये बता दें? 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, 50 साल लगेगा? मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि बहुत तेज मिर्ची लगती है, बट लगने दीजिए मिर्ची, मुझे कोई दिक्कत। देखिए, जब कश्मीर में आतंकवाद अपने पीक पर था, तभी नरसिम्हा राव ने 1996 में विधानसभा के चुनाव कराए थे, लोकसभा के चुनाव भी वहां पे हुए थे। ये कह देना कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद अब हम कश्मीर के अंदर चुनाव करें, कोई अनोखी बात कर रहे हैं क्या? अरे 5 साल में तो आप विधानसभा का चुनाव करा नहीं पाए, आपके कौन सा रोना रो रहे हैं? ठीक है, की बात करें। और आंकड़े उठा के देख लीजिए, मुफ्ती साहब के समय आतंकवाद में कितनी कमी आई थी, टूरिस्ट इन्फ्लक्स कितना बढ़ा। उसके बाद गुलाम नबी आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर बने तो मैं खुद डल लेक पे जाके और लाल चौक पे जाके 12-12 1 बजे जाके मैंने चाय पी है, घुमा हूं। अभी जो बात संगीत रागी जी ने कही है वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी को भी कुछ नहीं समझती है। Full lights. Drive in. Start sound. Rolling. Take 5. Action. सबसे बड़ा मुद्दा इस बार की चुनाव का खासतौर से जम्मू कश्मीर का क्या रहने वाला है 370 के बाद ये जो चुनाव हो? मुझे लगता है कि जिस ओर विनोद जी ने इशारा किया और जिस ओर संजय जी ने इशारा किया वो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, धारा 370 को हटा दिया गया, वो अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक कानूनी पहलू नहीं है, एक संवैधानिक पहलू नहीं है, ये एक राजनीतिक के साथ साथ ये कश्मीर की अपनी आइडेंटिटी और उनकी अपनी शख्सियत का सवाल भी है, और ये उसको उसी तरीके से देखते हैं। और अगर इस फैसले के पहले अगर बड़े पैमाने पर वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस लिया गया होता तो शायद आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। मुझे तो इस बात में हैरानी होती है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से लगातार बड़े बड़े दावे कश्मीर को लेकर किए गए, और दावे इतने बड़े थे, कश्मीर के अंदर आतंकवाद खत्म हो गया, वहां पे शांति हो गई। अगर सब कुछ इतना ही नॉर्मल हो गया था तो आपको 5 साल क्यों लग रहे हैं वहां चुनाव कराने पर, वो भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पे? ये आप इस बात को ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 के ऊपर फैसला देते समय ये स्पष्ट तौर पे कहा था कि 30 सितंबर के पहले आप वहां चुनाव करा लीजिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये डेट तय नहीं की होती तब भी क्या चुनाव होते? तो सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर ये, कश्मीर में पिछले 5 सालों में सब कुछ नॉर्मल नहीं है। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो 5 अगस्त 2019 के बाद 5 दिसंबर 2019 तक ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो थी वहां विधानसभा के चुनाव करा लेती, और अगर 2019 में नहीं करा सकती, 2020 में कराती, 2021 में कराती, 2022 में कराती, नहीं करा पाई। तो इस बात का अपने आप में संकेत है कि वहां चीजें बीजेपी के लिए नॉर्मल नहीं है, आम जनता के लिए भी नॉर्मल नहीं है। ये अच्छी बात है कि चुनाव वहां हो रहा है, क्योंकि जब भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू होगा तो ये कम से कम वहां के लोगों को इस बात का एहसास होगा कि वो भारत के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक इंटीग्रल हिस्सा है। लोकसभा के चुनाव ने इस बात को स्पष्ट किया कि लोग वहां पर सड़क पर निकलकर वोट डालना चाहते हैं, अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन इसको करने में 5 साल लगे हैं, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। मुझे लगता है संगीत रागी जी, इसका जवाब मैं आपसे ले लेती हूँ कि अगर सब कुछ ठीक रहता तो पहले ही चुनाव करवा लिया जाता। उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर जवाब क्या बदला 370 हटने के बाद? चित्रा जी, मुझे लगता है कि इस प्रकार के नकारात्मक विश्लेषण जो है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अच्छा, कि 5 साल में नहीं बदला। 5 साल में ये बदला कि वहाँ पर पत्थरबाजी बंद हो गई। 5 साल में ये बदला कि लाल चौक पर आकर के लोग तिरंगा लहराने लगे। चल झूठा। 5 साल में ये बदला कि वहाँ पर वैली के अंदर जो टेररिज्म है वो लगभग खत्म हो गया। 5 साल में ये बदला कि आज जाकर के आज झील के किनारे, डल झील के किनारे रात के 11 बजे भी लोग आज घूमते हैं। 5 साल में ये बदला कि पर्यटन वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पर फुटफॉल्स हुआ। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के कारण ये ऐसा हुआ है, मुझे लगता है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राजनीतिक था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो 370 और 35A दोनों को वैध मानती थी। भारत सरकार के निर्णय को उसने वैध माना। यही लोग टेलीविजन पर आकर के बहस करते थे ना, जो कहते थे कि 370 ऐसे क्यों हटा दिया गया, 35A ऐसे कैसे हटा दिया गया, ये डेमोक्रेटिक पर। आज भी मेरे मित्र आशुतोष कर रहे हैं उन लोगों से बातचीत करके, अरे उन लोगों से बातचीत करने के बाद तो 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ था। यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस था जिसने सॉफ्ट टेररिज्म और हार्ड टेररिज्म दोनों को वहां पर जन्म दिया। यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस था जिसके अंदर जो है वो मस्जिदों से नारे लगाए जाते थे कि तुम अपनी कश्मीरी पंडितों, अपनी बहन और बेटियों को यहीं छोड़ दो और चले जाओ। यही डेमोक्रेटिक प्रोसेस था जिसका हिस्सा था। और मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि जो आने वाला चुनाव होगा उसके अंदर जो होगा वो मुद्दा जो है वो स्टेटहुड होगा। स्टेटहुड लगभग ये सर्वमान्य है, भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है, अमित शाह जी ने कहा है, अमित शाह जी ने पहले भी कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देर सवेर जो है वो स्टेटहुड मिल जाएगा। देखिए, वहां की पॉलिटिकल पार्टियों में अब ये दम नहीं रह गया है, ये कहने की हैसियत नहीं रह गई है कि 370 लाएं और 35 लाएं। इसलिए वो उनके लिए मुद्दा क्या होगा, तो मुद्दा यही वो बनाकर ला सकते हैं कि वहां पर उनको स्टेटहुड मिल जाएगा। लेकिन
मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा आने वाले दिनों में मुद्दा बनने वाला है। बेरोजगारी, महंगाई, ये सब सारी चीजें मुद्दे, ये सब चीजें कि वहां पर कुछ भी नहीं बदला है, मुझे लगता है कि आशुतोष जी, मुझे लग रहा है कि आप इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना वो कह रहे हैं चाहिए। कि सिर्फ नकारात्मकता फैलाना ही एक बात और आपका जिक्र काम। कर देना चाहता हूं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू डिवीजन के अंदर चुनाव के दरमियान मुझे इस बात की पूरी जानकारी थी कि बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, जिसके कारण उन लोगों ने जम्मू डिवीजन में इस प्रकार से लोगों को टेरराइज किया है। वो एरिया है जो जंगल का एरिया है, वहां से ये लोग इस प्रकार के आतंकवाद जो है, वहां पर आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है, आप जाकर के आप देखिए कि कश्मीर वैली के अंदर कितने इसी समय कॉरेस्पॉन्डिंग में कितने वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रहे हैं, ये आप मानेंगे। पहले तो जो जम्मू कश्मीर का आतंकवाद था वो 7 से 9 जिलों के अंदर, वैली से 7-9 जिलों के अंदर थे। सारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तो टेररिज्म पहले भी नहीं था, आज एक हिस्से में है। मुझे लगता है कि मैं तो इस बात का समर्थक हूं कि जब तक वहां पर पूरी तरह से आतंकवादियों के जबड़े तोड़ नहीं दिए जाते, चुनाव नहीं होने चाहिए थे। लेकिन फिर भी यदि हो रहा है तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके बारे में सतर्क जरूर रहना चाहिए। आशुतोष जी, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, जबड़े तोड़ने में इनको 10 साल, कितना साल लगेगा ये बता दें। 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, 50 साल लगेगा? 10 साल तो बहुत लंबा वक्त होता है भाई। और उन्हीं सर, आप कश्मीरी आतंकवाद के चरित्र को देख लीजिए, उसमें समय लगता है। आपको मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। संगीत जी, बाकी लोग भी इंतजार में हैं, उनकी बात हो जाए फिर जफर साहब भी कुछ कह रहे हैं, स्टूडियो में भी हमारे साथ हैं। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि बहुत तेज मिर्ची लगती है, बट लगने दीजिए मिर्ची, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि आपको कितना साल लगेगा आतंकवाद की कमर तोड़ने में? 10 साल आपके टाइम पीरियड बता दीजिए ना मुझे तो अच्छी तरीके से। ये मिर्ची का सवाल नहीं है, मानसिकता। उनको बोल लेने दे संगीत जी, मानसिकता का सवाल है। मुझे बोलने दीजिए ना। कौन सा मुझे टेररिज्म को अरे किसने मुझे पैदा बोलने किया? दीजिए टेररिज्म महाराज। को आप ही ऑफ टेररिज्म को किसने पैदा किया? चित्रा जी इनको रोकिए भाई। संगीत जी प्लीज उनको बोल लेने दे, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, प्लीज साहब चुप हो गए। बोलिए बोलिए बोलिए, चुप हो गए वो। इतनी मिर्ची क्यों लगती मुझे तो समझ में नहीं आता। इतनी मिर्ची क्यों लगती मुझे तो समझ में नहीं आता। आप वो बात क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं है। भाई मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ, आप बोले मैं तो नहीं बोला था। देखिए, जब कश्मीर में आतंकवाद अपने पीक पर था, तब भी नरसिम्हा राव ने 1996 में विधानसभा के चुनाव कराए थे, लोकसभा के चुनाव भी वहां पे हुए थे। ये कह देना कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद अब हम कश्मीर के अंदर चुनाव करें, कोई अनोखी बात कर रहे हैं क्या? 1996 में जिस तरीके का आतंकवाद था, आज उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, अरे संगीत रागी ने तो अपने स्टेटमेंट में ही मान लिया कि आतंकवाद को रोकने में बुरी तरीके से नाकाम रही भारतीय जनता पार्टी। और जब नाकाम रही है भाई, इन्फिल्ट्रेशन क्यों हो रहा है? अगर आतंकवाद आप रोक रहे, इन्फिल्ट्रेशन क्यों हो रहा है? जम्मू के इलाके में रोजाना कमीशन ऑफिसर की मौत क्यों हो रही है? रोज घटनाएं हो रही हैं। अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो आज की तारीख में जो कमीशन ऑफिसर्स हैं या भारतीय सेना के लोग हैं, उनकी मरने वालों की संख्या कभी इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी आज थी। तो अपनी फेलियर पे जहां तक कह रहे हैं कि जब डल लेक पे आज लोग जाते हैं, 2011 भी गूगल करके देख लीजिए, 2011 में डल लेक पर इसी तरीके से लोग जाते थे, सिनेमा हॉल खुलने लगे थे, लोग का पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ हो गई थी। तो ये बार बार ये गाना कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के आने की वजह से हो रहा है। अरे 5 साल में तो आप विधानसभा का चुनाव करा नहीं पाए, आपके कौन सा रोना रो रहे हैं? ठीक है, की बात करें। ठीक है, जफर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके पहले विनोद जी। ठीक है, सच्चाइयों पर हमें ध्यान देना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं। 2003 में 2 या 3 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, और त्रिशंकु विधानसभा थी, और पीडीपी और कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो 3 बड़ी पार्टियां थी, वहां जीत के आई थी। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सलाह दी थी सोनिया गांधी को कि पीडीपी और कांग्रेस का अलायंस की सरकार बननी चाहिए, जिससे वहां लोकतंत्र बहाल हो। और वो हुआ। मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने 3 साल के लिए, 3 साल के लिए आजाद साहब बने थे। और आंकड़े उठा के देख लीजिए, मुफ्ती साहब के समय आतंकवाद में कितनी कमी आई थी, टूरिस्ट इन्फ्लक्स कितना बढ़ा। उसके बाद गुलाम नबी आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, तो मैं खुद डल लेक पे जाके और लाल चौक पे जाके 12-12 1-1 बजे जाके मैंने चाय पी है, घुमा हूं। मैं खुद बता रहा हूं, जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो ये कहना कि पहले सब खराब था, वो भी नहीं। ये स्टेटमेंटशिप दिखानी चाहिए। आज मैं आपके इसमें जो आपने जमहूरियत और कश्मीरियत की बात की है, उसमें अटल जी ने इंसानियत की भी बात की थी। और इंसानियत का मतलब यही है कि जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, उस दिन वहां इंसानियत जो है खुल करके जमहूरियत और कश्मीरियत के साथ खिलेगी। जफर साहब, मैं आ रही हूं आपके पास 2 लाइन में, संगीत रागी जी जल्दी से। जो लोग ये अपेक्षा करते हैं कि वहां पर इंसानियत और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के सहारे जो है वो शांति बहाल हो जाएगी, वो संभवतः जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इस्लामिक टेररिज्म है
उसकी प्रकृति को नहीं जानते हैं या जानबूझ करके चुप्पी साधना चाहते हैं या शुतुरमुर्ग की तरह ये बिहेव करना चाहते हैं। जो वहां पर इस्लामिक टेररिज्म की प्रकृति है वो बिल्कुल ही और चीजों से अलग है। वहां पर इस्लाम के नाम पर जो कुछ भी हो रहा था वो हो रहा था। आज भी वहां पर वो वही जिहाद के नाम पर जो कुछ हो रहा था बाहर से तो हो ही रहा था, साथ साथ अंदर की ताकतें भी उसके साथ खड़ी थी और जो पॉलिटिकल पार्टियां थी वो कहीं ना कहीं उनको समर्थन दे रही थी। तो ये तुलना कर देना कि नरसिंह राव के समय, वो सरकार के समय, उस समय इलेक्शन हो गया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय ये इलेक्शन हो गया था, उन्होंने ये कहा था ये सारी तर्क बेतुका हो जाते हैं। सच्चाई तो ये है कि वो एक ऐसा हिस्सा था जो आपके लिए नासूर बना हुआ था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसे राष्ट्र की मुख्य धारा। ठीक है आशुतोष जी, 2 लाइन में जफर साहब को भी दिखाइए, बाकी लोगों को भी। ठीक है, 2 लाइन में। जम्मू कश्मीर की तीनों प्रमुख पार्टियां वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मुस्लिम लीडरशिप की पार्टियां हैं। अगर इस्लामिक जिहाद होता तो वो पार्टियां वहां कैसे सरवाइव करती? उनके सारा वोटर मुसलमान अधिकतम जम्मू। तो ये वो झगड़ा कश्मीर को लेकर पाकिस्तान भड़का रहा था, आज भी मालूम है हम लोगों को। वहां इस्लामिक टेररिज्म के नाम पर वैश्विक जो है कलर दे रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर में शेख अब्दुल्ला को क्यों अरेस्ट किया था जवाहरलाल नेहरू ने? शेख अब्दुल्ला को इस्लामिक टेररिज्म के नाम पर नहीं अरेस्ट किया था। शेख अब्दुल्ला जो है वो कश्मीरी अलगाववाद की बात करने वालों की वजह से किया गया था। शेख अब्दुल्ला कभी नहीं चाहते थे कि भारत के अंदर ये हो। संगीत रागी जी, तब इस्लामिक टेररिज्म शेख अब्दुल्ला अरेस्ट हुए थे तो इस्लामिक रेडिकलिज्म नहीं था कश्मीर में। ठीक है, बाकी लोग इंतजार। आशुतोष जी, 2 लाइन में जफर साहब आ रही हूँ, तौसीफ साहब भी हाथ उठा रहे हैं। बात करते हैं आप अब तो सच बोल दे के। अभी जो बात संगीत रागी जी ने कही है वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी को भी कुछ नहीं समझती है। वो मशहूर भाषण जिन्होंने कहा था, जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत, उसको कह रहे हैं कि उसके आधार पर कुछ नहीं हो सकता। कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी को की तो इज्जत करिए आप लोग। अगर नहीं कर सकते हो भाई, मैं तो कह रहा हूँ आप मुझे गाली देना दीजिए, आप गाली देना दीजिए, लेकिन आप कम से कम अटल बिहारी चलिए ठीक है, तो मैं क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर